2 दिवसीय जर्मनी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस कड़ी में सोमवार को पीएम मोदी श्लास एल्मो पहुंचे, जहां जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने G7 सम्मेलन में पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर एक सत्र में गृह समर्थक बनने और बेहतर भविष्य में निवेश करने के लिए पीएम मोदी ने हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, स्थायी जीवन शैली और वैश्विक भलाई के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सदियों की गुलामी भी सहन की है। अब स्वतंत्र भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विश्व की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में हमारा योगदान केवल 5% ही है। सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को मिली राहत के बाद एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है। वहीं एकनाथ शिंदे के बेटे और पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल पर हमला बोला है। श्रीकांत ने कहा कि झिरवाल ने दबाव में यह नोटिस जारी किया था। शिंदे ने कहा कि उनके पिता और 15 अन्य असंतुष्ट विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने दबाव में आकर अयोग्यता का नोटिस भेजा था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेताओं से कहा गया है कि वे कार्यकर्ताओं को तैयार रखें। जब भी शिवसेना के बागी विधायक मुंबई लौटेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। वहीं बीजेपी के सुधीर मुंगीतवार का कहना है कि वे एकनाथ शिंदे समूह को असली शिवसेना समूह मानते हैं और अगर वह सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो हम विचार भी करेंगे। हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स देशों के वर्चुअल सम्मेलन में मेजबान चीन के प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले सका। इस वर्चुअल संवाद में भाग नहीं ले पाने का पाकिस्तान का दर्द छलका है। उसने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि ब्रिक्स के एक सदस्य ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से उसे रोक दिया। गौरतलब है कि ब्रिक्स सदस्यों के 14वें सम्मेलन से इतर वैश्विक विकास के मुद्दे पर इस वर्ष एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुआ था। इसमें ब्रिक्स सदस्यों से इतर कई विकासशील व उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हुई थी। मेजबान चीन ने इसमें पाकिस्तान को भाग लेने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे भाग लेने नहीं दिया गया था। प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा के मामले में आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज पुलिस ने हिंसा के बाद फरार 5 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने उमर खालिद, पार्षद फजल खान, शाह आलम, आशीष मित्तल तथा जीशान रहमानी पर इनाम घोषित किया है। यह इनाम हिंसा के मामले में खुलदाबाद थाना से घोषित किया गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जारी अंतर्कलह सोमवार को एक बार फिर सबके सामने आ गई। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया, जिस पर सचिन पायलट ने भी अब पलटवार किया है। पायलट ने कहा कि मेरे धैर्य की प्रशंसा राहुल गांधी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं राहुल गांधी ने मेरे धैर्य को इतना अप्रिशिएट किया, इसके बाद अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने सेक्शन 153 और 295A के तहत गिरफ्तार किया है। जुबैर पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे हैं। 7 दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की स्थिति और बिगड़ गई है। सोमवार को ईंधन की भारी कमी के बीच सैनिकों ने पेट्रोल के लिए कतार में लगे लोगों को टोकन दिए। वहीं ईंधन बचाने के लिए कोलंबो में स्कूलों को बंद कर दिया गया। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का अब असर देखने को मिल रहा है। रूस सदी में पहली बार अपने विदेशी कर्ज चुकाने में नाकाम रहा है। रूस ने इन प्रतिबंधों से बचने के रास्ते खोजे, लेकिन शनिवार को दिन के अंत में $100 मिलियन के ब्याज के भुगतान के लिए ग्रेस पीरियड खत्म हो गया। बता दें कि ब्याज चुकाने की डेडलाइन 27 मई थी और 26 जून तक ग्रेस पीरियड था। मार्च की शुरुआत से अब तक देश के यूरो बॉन्ड्स में भी काफी अधिक गिरावट के साथ कारोबार किया है। देश के केंद्रीय बैंक के विदेश भंडार फ्रीज हैं और सबसे बड़े बैंक वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग थलग हो गए हैं। पिछले 3 महीनों से रूसी हमलों को झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान जेलेंस्की काफी आक्रामक दिखाई दिए। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से ज्यादा दूर मार करने वाले हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है।
जेलेंस्की ने तल्ख तेवर में कहा कि सहयोगी अगर वास्तव में सहयोग करना चाहते हैं तो वे जल्द प्रभावशाली मदद मुहैया कराएं। यूक्रेन की स्थितियों में पर्यवेक्षक बने रहने से काम नहीं चलेगा। यह स्थिति रूस को बार बार हमला करने के लिए उकसाएगी।